हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास मैथ की क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है और पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो अगली की क्लास होगी वो वर्ग और वर्गमूल पर आधारित होगी, स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट पर आधारित होगी। ये क्लास कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। एक तो पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे A to Z, यानी पूरा लिखित विवरण के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाएंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से क्वेश्चन कराए जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और जो पूरा हल करवाया जाएगा वो जो क्लास में जो कक्षाएं लगती हैं आपके विद्यालय में उनके अनुसार भी आपके लिए उपयोगी होगी क्लास। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है वर्ग और वर्गमूल, तो पहले हम वर्ग पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? वर्ग पर चर्चा करेंगे कि वर्ग क्या होता है। तो आइए बच्चों जानते हैं वर्ग क्या होता है। तो गणित में आपने वर्ग पढ़ा होगा, जो रेखा चित्र है उसमें वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंक गणित की बात हो रही है तो वर्ग की बात कर देते हैं। वर्ग क्या होता है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे। जो बच्चे बैठे हुए हैं कापी पेन लेके बैठें और हमारे द्वारा बताई गई बात को नोट करते जाएं। यानी कुछ बातों को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, कुछ को ओरली बताएंगे, इसलिए आपको कापी पेन लेके बैठना है और ध्यानपूर्वक हमारी बात को नोट करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हों। तो वर्ग किसे कहते हैं, आइए पर इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसको उसी से गुणा कर दें। दी गई संख्या को से ही गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है वही हमारा वर्ग कहलाता है। क्या है? जो संख्या दी गई है उसको उसी से गुणा कर दें, यानी उस संख्या को हम 2 बार गुणा के रूप में लिख दें, जो उसका गुणनफल आएगा वही हमारी वर्ग प्राप्त होगा। इसको हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं। किसी संख्या का जो वर्ग होता है, अगर हम उस संख्या से ही गुणा कर देंगे तो वो वर्ग कहलाती है। आइए उदाहरण के माध्यम समझाने का प्रयास करते हैं हम आपको। मान लीजिए यहाँ पर 2 संख्या है, ये संख्या है, और हम इसको इसी से, इस संख्या को हम इसी से गुणा कर दें, 2 को हम 2 से ही गुणा कर दें, जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, जो गुणा करने पर जो हमारा उत्तर आएगा वही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 2 का पारा 2 बार पढ़ा तो क्या हो गया? 4। 4 क्या है? 2 का वर्ग है। ठीक है। वर्ग को हम अंक गणित में दूसरे प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, घात के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पर लिखी है, मान लीजिए 5 यहाँ पर लिखा है, और इसके ऊपर ये 2 घात लगी है, 2 घात लगी है। तो इस 2 घात का मतलब होता है इस संख्या को 2 बार गुणा के रूप में लिख दो। जो दी गई संख्या है इस संख्या को गुणा के रूप में 2 बार लिख दो। हमने यहाँ लिख दिया 5 गुणे 5, और अभी मैंने बताया जो संख्या दी गई उसी संख्या से गुणा कर दो, और गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वही वर्गमूल होगा। तो 5 को हमने 5 से गुणा कर दिया, 2 बार लिख दिया। 2 घात लगी तो 2 बार लिखा जाएगा, 3 घात लगी तो 3 बार लिखा जाएगा। अगर 3 घात लगी तो वो घनमूल हो जाता है। हम बात यहाँ कर रहे हैं वर्ग की। तो वर्ग में जो 2 घात लगी होती है, जो घात किसी भी संख्या आधार के ऊपर जो घात लगी होगी, 2 लगी होगी, उसका मतलब है उसका वर्ग पता करना है। तो यहाँ पर जिस संख्या के ऊपर जो घात लगी उसको मतलब उसको 2 बार लिखना होता है, और 2 बार लिखने के बाद जितना भी गुणनफल होगा वही इसका उत्तर आ जाएगा, वही उसका वर्ग हो जाएगा। 5 25। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दें। और देखो मान लीजिए एक संख्या है, 1 के ऊपर घात लगी है 2, तो इसका मतलब है 1 की गुणा हम 2 बार कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 1 ही आएगा। तो इससे ये साबित होता है जो वर्ग है, जो दी गई संख्या है उसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा वर्ग कहलाएगा। या जो संख्या दी गई है उस संख्या को हम, इसको पहले नोट कर लें,
किसी संख्या का वर्ग उस संख्या की स्वयं से गुणा होती है। किसी संख्या का जो वर्ग है उसी संख्या की स्वयं से गुणा होती है। मान लीजिए 5, मान लीजिए हमें 6 का वर्ग ज्ञात करना है, तो जो संख्या है उसी की जो संख्या दी गई है उससे ही गुणा कर दो। जो संख्या दी गई है उससे ही गुणा कर दो, तो गुणनफल जो होगा वही हमारा वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब आप जिस तरह से समझे होंगे उस तरह से समझ लो, जो आपको आसानी से लगे, कि दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो वर्ग कहलाता है। और वर्ग की घात 2 होती है। अगर घात के रूप में लिखना है जिसका हमें वर्ग निकालना है तो उसके घात के रूप में 2 लिखेंगे। और 2 का मतलब है जो दी गई संख्या है उसको 2 बार लिख दो गुणा के रूप में, और उसकी गुणनफल जो कर देंगे, जो गुणा करेंगे, जो उसका उत्तर आएगा वो वही उसका वर्ग कहलाएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लें और इसको उतार लें सही बच्चे। उदाहरण के रूप में ये उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने। अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे वर्ग के बारे में। जो पूर्ण वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसको आपने उतार लिया होगा। पहले वर्ग की बात करेंगे, इसके बाद वर्गमूल की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं इसकी चर्चा कर लेंगे हम। आइए देखते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग अगर हम करते हैं तो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, तो ऐसी संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती हैं उनका सबका पूर्ण वर्ग निकलता है। तो देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और जो हम यहाँ पर अभी वर्गमूल लिखेंगे उनको सभी बच्चे याद कर लें। और क्योंकि यदि आपको ये याद होंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने में आपको आसानी होगी। तो हम यहाँ पर एक टेबल के रूप में लिख रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बच्चों किससे शुरू होती हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, कमेंट करें सभी बच्चे। क्योंकि जब कमेंट आप करोगे तभी आपका मस्तिष्क जो है सक्रिय होगा और आपके सोचने समझने की क्षमता और बढ़ेगी। क्योंकि गलतियाँ आपसे हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का मौका दें। गलतियाँ करें और गलतियों को सुधारें, क्योंकि गलतियों जो सीखा जाता है वो गलतियाँ करके ही सीखा जाता है। लेकिन आप एक बार सीख चुके हैं फिर दोबारा गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 होती है। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने घात लगा दी, 2 लगी है, तो इसका मतलब है वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो 1 गुणे 1 बराबर 1, तो 1 का वर्ग 1। फिर दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, तो बराबर 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4। इसके बाद पहले समझ लें बच्चे, बाद में नोट कर लें। 3 के ऊपर 2 घात लगी है, इसको घात को हम स्क्वायर कहते हैं। तो 3 गुणे 3, 3 का वर्ग 9, 3 तियाँ 9। ठीक है। 3 दूनी 6 में समझ लेना, 3 की गुणा 3 से की जाएगी तो 3 तियाँ 9। 4 के ऊपर घात लगी है, 4 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 के ऊपर घात स्क्वायर, 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 के ऊपर स्क्वायर बराबर 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 के ऊपर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 बराबर 7 का पड़ा 7 बार, 7 सत्ते 49। 8 स्क्वायर बराबर 8 गुणे 8 बराबर 64। और 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9 बराबर 81। और 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणे 10 बराबर 10,100। दिखाई दे रहा है बच्चे सबको? ये यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं।
10 का वर्ग 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक है बच्चों। इसके बाद 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11 बराबर 121। 12 का वर्ग बराबर 12 गुणे 12 बराबर 144। 13 का वर्ग बराबर 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग बराबर 14 गुणे 14 बराबर 196। 15 का वर्ग बराबर 15 गुणे 15 बराबर 225। 16 का वर्ग बराबर 16 गुणे 16 बराबर 256। 17 का वर्ग बराबर 17 गुणे 17 बराबर 289। 18 का वर्ग बराबर 18 गुणे 18 बराबर 324। और 19 का वर्ग बराबर 19 गुणे 19 बराबर 361। और 20 का वर्ग 20 का वर्ग बराबर 20 गुणे 20 बराबर 400। बच्चों मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें हम इंक डाल लें। इसके बाद लिखते हैं, ये सभी बच्चे नोट कर लें। अभी हम आपको जो है 25 तक लिखवा देंगे और इनको आप बिल्कुल कंठस्थ तैयार कर लें, ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में सरल हो जाए, आसानी हो जाए, सरलता हो जाए। तो तब तक हम इंक डाल लेते हैं। तब तक आप नोट कर लें, तब तक हम इंक डालते हैं। और इसके आगे देखते हैं बच्चों, नोट कर लिया आपने। देखो 20 के बाद 21, 21 का वर्ग 21 गुणे 21 बराबर 441। 22 का वर्ग 22 गुणे 22 बराबर 484। 23 का वर्ग बराबर 23 गुणे 23 बराबर 529। और 24 का वर्ग बराबर 24 गुणे 24 बराबर 576। और 25 का वर्ग बराबर 25 गुणे 25 बराबर 625। पहले आप इतने याद कर लो, बाकी जो 5 बचे हुए हैं वो और हल कर लेंगे, कल लिखवा देंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ग ज्ञात किए जाते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आप इसको नोट कर लें। तो इसको मिटाते हैं। अब सभी बच्चे नोट करके डालें। यहाँ पर हम वर्ग संख्याओं जो संख्या वर्ग है उन संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अगर ये नियम आपको मालूम होगा तो आपके लिए वर्ग ज्ञात करना आसान हो जाएगा, वर्गमूल निकालना आसान हो जाएगा। तो पहला नियम यह है कि सम संख्याओं का वर्ग सदैव
सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम संख्या होती है। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ऐसे बहुत सी संख्याएं होती हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। सम संख्या है 2, अगर 2 का हमें वर्ग ज्ञात करना तो क्या होगा? 4। 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 16 भी क्या है? एक सम संख्या है। 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। 36 भी एक सम संख्या है। 8 का वर्ग 64 होता है। 64 भी एक सम संख्या है। और 10 का वर्ग 100 होता है। 100 भी एक सम संख्या है। और 12 का वर्ग 144 होता है, तो 144 भी सम संख्या है। तो सम संख्याओं का वर्ग सदैव ही सम ही प्राप्त होता है। इसको नोट कर लें। इसके बाद दूसरा नियम बताएंगे, इसको नोट करें सही बच्चे। इसके बाद दूसरा नियम है, दूसरा नियम है विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या होती है। अब विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह संख्याएं विषम संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आइए देखते हैं ये जो नियम बताया गया सही है कि नहीं सही है। को विषम संख्याओं का वर्ग सदैव ही विषम प्राप्त होता है। देखो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 8, 9 का वर्ग 81, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169। ये सभी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? विषम संख्या है, जिनको हम ओड नंबर भी कहते हैं। इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, करते नहीं पूरी, वो संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो विषम संख्याओं का वर्ग सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 है, 9 क्या है? विषम संख्या है। 25 भी विषम संख्या, 49 भी विषम संख्या, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही हैं। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद अगले नियम पर चर्चा करते हैं। तीसरा नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। नोट करें सही बच्चे। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 व 8 होता है, वे संख्याएं पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं होती है। अगर हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग नहीं होती है, यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक यानी इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 152। अब 152 क्या इकाई क्या है? 2 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है 152 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंत में 2 है और इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा भी नहीं। ठीक है, अगर हम कहें 196 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, क्योंकि 2, 3, 7, 8 में से यहाँ पर इकाई का अंक कुछ भी नहीं है, इकाई का अंक 6 है। ठीक है, तो ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूर्ण वर्ग निकल आएगा। 196 किसका वर्ग है? 196 14 का वर्ग है, तो 14 क्या है? तो 196 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इस पॉइंट को नोट करें सही बच्चे। और चौथा पॉइंट है, यदि संख्या में जो भी संख्या दी गई होती है, संख्या में शून्यों की संख्या विषम होती है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है। नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया 1000। 1000 में शून्यों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है, तो 3 क्या है? विषम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 दे दिया। 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्या कैसी है? शून्यों की विषम है। जब विषम संख्या होगी तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और शून्यों की संख्या सम होने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 100 है, 100 में शून्यों की संख्या कितनी है? सम है, तो 100 का वर्ग क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है। तो 100 क्या है? 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये कुछ नियम थे, ये नियम सभी बच्चों को याद होने चाहिए, इसको नोट कर लें सभी बच्चे। तो इसको आपने उतार लिया हुआ, इसको मिटाते हैं। एक नियम और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। पाँचवा, यदि किसी यानी इकाई अंक के संख्या के इकाई अंक से वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, यानी कोई संख्या दी गई है, उस संख्या का हमें इकाई अंक मालूम है और उसका हमें उसके वर्ग का इकाई अंक पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक के वर्ग मालूम होने चाहिए। आइए इसको हम टेबल के माध्यम से बनाते हैं। देखो, ये है संख्या की इकाई,
संख्या का इकाई अंक। जो संख्या दी गई होती, कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 9 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? देखो अगर 1 है, कोई भी संख्या उसका इकाई अंक 1 है, तो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर 2 है तो 2 का 4 होगा, 3 है 3 का 9 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 9 होगा और 8 का 4 होगा। यहाँ पर 6 होगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक 1 है, तो जो वर्ग उसका हम निकालेंगे उसका इकाई अंक भी 1 होगा। और इकाई अंक अगर संख्या का 2 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। और संख्या 3 है, 3 का 9 होगा। संख्या का इकाई अंक 4 है तो उस वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा और 7 का 9 होगा और 8 का 4 होगा। और 9 का अगर इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 9 है तो संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। इसको नोट कर लें सही बच्चे। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8 का इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 1 और 8 है तो संख्या के वर्ग का इकाई अंक, ये वर्ग का लिखा है बच्चों, वर्ग का इकाई अंक, इकाई अंक भी 1 ही होगा। कैसे 1 होगा? देखो 1 का कितना है? 1 है। और 9 का कितना है? सॉरी बच्चों, यहाँ पर 9 होना चाहिए। 1 और 9 का कितना है? 1 है। देखो 1 का 1 है और 9 का 1 है। इसके बाद 2 का 4 है, 2 का 4 है। और किसका 4 है? 8 का। 2 और 8 का, 2 और 8 का इकाई अंक 2 और 8, जिस संख्या का इकाई अंक 2 और 8 है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। देखो 2 का 4 है और 8 का 4 है। ठीक है। इसके बाद 3 का 3 और 7 का, किसी संख्या का इकाई अंक 7 और 3 है तो संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है 9 होगा। देखो 3 का 9 है और 7 का भी 9 है। ठीक है। और 4 और 6 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा, 6 होगा। और 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 और 9 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। तो आप इसको ध्यान में रखें, इसको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं आगे। एक पॉइंट और नोट करना है, इसके बाद क्वेश्चनों पर चलेंगे।
आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल दिया गया है, मान लीजिए 12 दिया गया है, ठीक है। 12 में जो एक संख्या 2 है, इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। तो इसका हम अगर वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। जो वर्ग हमने किया, इस वर्ग का इकाई अंक कितना है, 4 है। और अभी मैंने लिखवाया कि संख्या का इकाई अंक अगर 2 है तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी क्या होगा, 4 होगा। चाहे यहाँ 8 हो, संख्या का इकाई अंक 8 है, तो उसका जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64। और इस वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4। तो 2 और 8 का इकाई अंक होता है, वर्ग का इकाई अंक होता है वो 4 होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट कर लें। तो इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। और एक सवाल पॉइंट और है, उसको भी बता दें। तो अगला पॉइंट है, किसी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए वो n है, n भी मान सकते हैं आप, x भी मान सकते हैं, का वर्ग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के बराबर होता है। देखते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या हो, उसका वर्ग मान लीजिए, तो पहले इसको नोट कर लें आप, फिर इसके बाद समझाते हैं। देखो मान लीजिए 1 है, एक प्राकृतिक संख्या है, इसका जो वर्ग करेंगे वो 1 होगा। और चूँकि ये क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो 1 और प्लस 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का 9 होता है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे, विषम संख्या ही जोड़नी है। तो ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, पाइथागोरियस त्रिक। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे, पहले इसको नोट कर लें। सही उच्चारण नोट कर लें। तो पाइथागोरस त्रिक क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें विषम संख्याएं ही जोड़ी जाती हैं और विषम संख्याओं को जोड़कर हम उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे योग ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो आपने सवाल सुना होगा कि बिना जोड़े योगफल बताएं या ज्ञात करें।
ये प्रश्न सुना होगा आपने, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, जोड़ेंगे भी नहीं और प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो वो यही नियम होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, जो n संख्या होंगी उनका योग कैसे हम पता करेंगे बिना जोड़े हुए। मान लीजिए यहाँ पर संख्या दी गई है 1, सब विषम संख्या होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और पहले छोटी संख्या देख लें, इसके बाद बड़ी संख्या, यहाँ तक देखें। तो इस संख्या को हम बिना जोड़े इनका योगफल बताना है। तो बिना जोड़े कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो पहले जोड़ेंगे, बिना जोड़े कैसे बता सकते हैं। तो 7, 3 और 1 4 और 5 9 और 7, 3 और 4 और 5 9 और 7 16, ठीक है बच्चों। आप बड़ी संख्या लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + और 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 और + 23 + 25, ये विषम संख्याएं सब। अब इनका हम बिना जोड़ किए हुए योग बता सकते हैं। इनका योग कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो इनका योग होगा 169, ठीक है बच्चों। कैसे होगा, तो इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। कैसे होगा, यहाँ पर जितनी भी विषम संख्या हैं, यहाँ पर जितनी भी, तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 हैं, ठीक है। विषम संख्या सभी होनी चाहिए। और विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए एक सूत्र होता है n², ठीक है। तो यहाँ n कितना है, n का मतलब होता है, n का मतलब होता है संख्या, जो संख्या दी गई है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, जो संख्या यहाँ पर दी गई है। कितने पद दिए गए, 1 2 3 4 दिए गए हैं। तो ये कितने हैं, 4, उसका स्क्वायर कर देना है, 4 चौको 16। तो हम इसीलिए यहाँ पर ये जो पद दिए गए, कितने पद दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पद दिए गए हैं। तो 13 पद हैं, यानी कि संख्या कितनी, 13, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, कितना आया, 169। हमने इनको जोड़ा, बिल्कुल नहीं जोड़ा, केवल पदों को गिना है कितने पद हैं और उनका स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। बिना जोड़े हुए योगफल ज्ञात हो गया है। तो इस तरह से हम कितनी भी संख्या, कितनी भी लंबी संख्या हो, उसका हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। सम संख्याओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, विषम संख्याओं पर नियम ये लागू होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लें। और इस पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।